क्यों एक बाप ने अपने बेटों से कहा, सहारे की मुझे नहीं तुम्हें ज़रूरत है। प्रमोद जी एक सरकारी शिक्षक थे और रिटायर होने में अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन उन्होंने अब नौकरी नहीं करने का मन बना लिया था। वह चाहते थे कि अब अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजारेंगे और एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल ओपन करेंगे जिसमें गरीब और असमर्थ छात्रों को पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में एक बाप की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब तक निभा दिया था। दोनों बेटों की शादी करा दिया था। बेटी भी अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिता रही थी। शहर में 1-2 मंजिला मकान बना दिया था। अब उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। उनका सपना बस इतना था कि साल में 2 या 3 बार पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और बाकी समय में अपने स्कूल को देंगे। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही अचानक से उनकी पत्नी सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर है और ज़्यादा दिन तक उन्हें बचाया नहीं जा सकता। 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी सुमित्रा जी स्वर्ग सिधार गईं। पत्नी के जाने के बाद प्रमोद जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। दिन रात अपनी पत्नी सुमित्रा जी की यादों में खोए रहते थे, क्योंकि एक पत्नी की सबसे ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। जवानी तो जैसे तैसे करके कट जाती है। एक दिन रात में सोए हुए थे, उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनका सर दर्द के मारे फट जाएगा। उन्होंने सोचा कि छत पर जाकर थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेते हैं, उसके बाद आकर सोएंगे। वे छत पर जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे थे, उनके कानों में छत से कुछ आदमी और औरतों की बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे जैसे ही छत के दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि रात के 1 बजे उनके दोनों बेटे और बहुएं छत पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे दरवाजे की ओट में खड़े होकर सुनने लगे कि वे आपस में क्या बात कर रहे हैं। उनका छोटा बेटा रजत उनके बड़े बेटे सुमित से कह रहा था, देखो भैया, अब माँ तो रही नहीं। हम बहुत पहले ही अपना सेपरेट फ्लैट लेकर रहना चाहते थे, लेकिन माँ कहती थी कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ सब इकट्ठे रहेंगे। माँ की खुशी के लिए हम लोग यहीं पर रह रहे थे, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय किया है कि अगले महीने से हम लोग यहाँ घर छोड़कर किराए के फ्लैट में चले जाएंगे और हम अपना हिस्सा किराए पर दे देंगे। बड़ा बेटा सुमित बोला, रजत, सोच तो मैं भी कुछ ऐसे ही रहा हूँ, लेकिन अगर हम दोनों अपने अपने फ्लोर को किराए पर दे देंगे तो बाबूजी कहाँ रहेंगे। तभी रजत की बड़ी भाभी बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है। बाबूजी 6 महीने मेरे घर रहेंगे और 6 महीने रजत के घर। अगर उनका मन हमारे घर रहने का नहीं रहेगा तो ऊपर छत पर ये जो छोटा सा कमरा है, बाबूजी की चारपाई यहीं पर डाल देंगे और एक नौकर रख देंगे जो बाबूजी की खाना बनाएगा और सेवा करेगा। तभी छोटी देवरानी बोली, मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी को ऊपर वाले कमरे में ही शिफ्ट कर दिया जाए और एक नौकर रखने वाला आइडिया सबसे बेहतर है। बाबूजी को
एक नौकर के रूप में एक सहारा भी मिल जाएगा। रजत बोला, ये हम बाबूजी पर छोड़ देंगे। बाबूजी को जो अच्छा लगेगा उनके लिए हम कर देंगे। अगर वे हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे साथ रहेंगे, या फिर यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहेंगे। प्रमोद जी ने अभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे ऐसे निकलेंगे। उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे दुनिया से अलग हैं, अपने माँ बाप के लिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी हैं। लेकिन अपने कानों से जो सुना, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग आपस में ऐसी बातें करेंगे। अभी इनके माँ को मरे हुए 1 महीना भी नहीं बीता और ये आपस में घर को बांटने लगे। इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। उनका बड़ा बेटा सुमित ने रजत से कहा, रजत, तो बात ये फाइनल हुई कि नीचे का फ्लोर तुम्हारा और उसके बाद वाला फ्लोर मेरा, और बाबूजी किसके साथ रहेंगे ये फैसला बाबूजी पर छोड़ देते हैं। सबने इस बात पर हामी भर दी। तभी प्रमोद जी बोले, बेटा, अभी कैसे फाइनल हो गया? और तुम लोग होते कौन हो फाइनल करने वाले? ये घर मेरा है और सुमित्रा का है। अगर किराए पर भी देना होगा तो मैं किराए पर दूंगा। एक बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देना। लेकिन पढ़ा लिखा तो दिया मैंने, लेकिन शायद तुम्हें मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। तुम दोनों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। तुम लोग को इस घर में रहने का मन नहीं करता है, मत रहो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये घर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा किराए पर नहीं लगेगा। मैं तो एक स्कूल खोलने के लिए घर किराए पर लेने को सोच रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे इस समस्या का हल भी चुटकियों में कर दिया। अब मैं इस घर को ही स्कूल बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो फैसला कर ही लिया है कि अब इस घर में नहीं रहेंगे। बाप होने के नाते मैं तुम दोनों को जहाँ भी घर किराए पर लोगे उसके 1 साल का किराया मैं दे दूँगा। उसके बाद तुम लोगों की ज़िंदगी जैसे रहना है रहो। ना मुझे तुम्हारे 1 रुपए देना है, ना तुम लोगों से मुझे 1 रुपए चाहिए। मुझे जो पेंशन मिलता है उससे मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खाना कौन बनाएगा, मैं कैसे रहूँगा, तुम लोग बस अपनी सोचो। रजत और सुमित ने जब देखा कि बाबूजी ने सब कुछ सुन लिया है, उनके तो होश ठिकाने आ गए। वे बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बाबूजी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। उन दोनों को लगा अगर यहाँ से हम चले जाएंगे तो बाबूजी अपने पेंशन के पैसे और जो रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं वे भी हमें नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि माफ़ी मांगकर बाबूजी को मना लो। प्रमोद जी ने कहा, बेटा, मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर अटल रहता हूँ और कभी भी उसको तोड़ता नहीं हूँ। और ये मेरा निर्णय है कि अब
कल से तुम दोनों सुमित्रा सदन में नहीं रहोगे। 1 सप्ताह के अंदर ही प्रमोद जी ने एक एनजीओ से मिलकर ये घर एनजीओ को दान कर दिया। उन्होंने इसे करार पर एनजीओ को ये घर दिया कि जब तक वे जिंदा रहेंगे वे इस घर में रहते रहेंगे और उसके बाद ये घर ट्रस्ट को हो जाएगा और मेरे द्वारा चला जा रहा स्कूल नियंत्रण चलता रहेगा। बेटे बहू ने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी उनके साथ ऐसा करेंगे, नहीं तो वे कभी भी ये घर छोड़ने की बात नहीं करते। इसी को कहा जाता है चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर आए। 1 महीने के अंदर ही प्रमोद जी द्वारा खोले गए उस स्कूल में 100 से भी ज़्यादा बच्चे हो गए और जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता था उनकी किताबों से लेकर रहने खाने तक की व्यवस्था प्रमोद जी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहर के ही और कई बुज़ुर्ग को भी अपने साथ जोड़ लिया था जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। सब लोग बच्चों के पढ़ने में मदद करते थे और आर्थिक रूप से भी प्रमोद जी को सहायता करते थे। प्रमोद जी को अब ये बिल्कुल ही गर्व नहीं था कि उनके दोनों बेटों ने उनको छोड़ दिया, बल्कि 2 बेटों की कीमत पर उन्होंने सैकड़ों बेटे जो मिल गए थे। कितना अच्छा होता है अगर हर बुज़ुर्ग ऐसा ही सोच ले, फिर वे अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाएगा। उसे ये कभी कमी नहीं खलेगी कि उसके बहू बेटे उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बुज़ुर्गों को अपनी नई दुनिया बसानी ही होगी। इससे 2 ज़िंदगी संवर जाएगी। एक तो बुज़ुर्गों की नई ज़िंदगी मिलेगी और उन बच्चों को भी नई ज़िंदगी मिलेगी जिसके पास जीवन में पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने का कोई सहारा नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।